तो यहाँ बच गया हमारे पास में v1 और यहाँ बच गया हमारे पास में v2। हाँ, ये वाला सवाल मैंने वहां कराया हुआ है प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले में, जब मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्क्वायर लगा हुआ है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि v माइनस यू का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में भी a का स्क्वायर, a का स्क्वायर हो जाएगा लेकिन न्यूमरेटर में भी एक है, तो एक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उससे एक पहले में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर मेरे से कोई बोले कि 5वें सेकंड को कैसे निकालेंगे, तो मैं क्या करूंगा ना, पहले 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कवर करूंगा, उसके बाद 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कवर करूंगा और इसमें से इसको। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपक झा एंड वेलकम यू ऑल ऑन अवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल ऑन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या फिर क्या इसी को हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं, और अगर बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, और एट द एंड हम इसके न्यूमेरिकल को भी डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर तक हमारा 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुका था रेक्टिलिनियर मोशन का, ये हमारा है लेक्चर नंबर 5। अगर आपको इन टॉपिक से पहले कोई भी कंफ्यूजन हो, जैसे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, इनमें अगर कोई अगर आपको कंसेप्चुअली मिस्टेक लगती हो, आपसे सवाल नहीं बनते हो, तो पहले आप उन लेक्चर को भी कवर करिएगा, देन उसके बाद आप लोग लेक्चर नंबर 5 पर आइएगा। तो अगेन पेन कॉपी निकालो, हेडिंग लगा लो, एंड माय नेम इज दीपक झा एंड दिस इज अवर चैनल ऑर्बिट एजुकेशन स्टार्टिंग द लेक्चर। तो आज जो हम चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम सीधे न्यूमेरिकल देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन पे। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारी वेलोसिटी होने वाली है कांस्टेंट, और अगर वेलोसिटी होगी कांस्टेंट, इसमें एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमने तो ग्राफ भी देखे थे कि फाइनल पोजीशन इक्वल्स टू इनिशियल पोजीशन प्लस v इंटू टी, इसके हमने ग्राफ भी देखे थे। आज हम लोग इसके सीधे सवाल करते हैं। कैसे सवाल आते हैं, मैं पहला सवाल बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं। तो हमारा पहला सवाल होने जा रहा है कि अ बॉय इज रनिंग ऑन अ पाथ, एक स्ट्रेट पाथ पे बॉय रन कर रहा है। कंडीशन सवाल में कुछ ऐसी दे रखी है, जरा ध्यान सुनना। क्या रखा है कि हाफ ऑफ द टाइम ही रन्स विद v1 वेलोसिटी एंड अदर हाफ ऑफ द टाइम ही रन्स विद v2 वेलोसिटी। आधे टाइम तक वो v1 वेलोसिटी तक जाता है और आधे टाइम तक वो v2 वेलोसिटी से जाता है। तो मैंने मान लिया सवाल में कि उसको पूरा रास्ता कवर करने में टाइम लग रहा है 2t, तो उसको t टाइम लग रहा होगा कुछ रास्ता कवर करने में, उसके बाद उसको जो दूसरा रास्ता कवर करने में लग रहा होगा वो लग रहा होगा t। तो आधा t टाइम लग गया इस रास्ते को कवर करने में, आधा t टाइम कवर करने में लग गया इस रास्ते को। मैं पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ। वो a से चलना स्टार्ट हुआ, b तक पहुंचा और फिर c तक गया। उसका टोटल जो रास्ता है उसकी लेंथ कितनी है, a से लेकर के c तक। अब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो AC जो लेंथ होगा, यानी कि टोटल पाथ जो होगा वो होगा AB प्लस BC। बट अब बच्चे यहाँ पे क्या कंफ्यूज होते हैं उसको ध्यान से सुनना। उनका ऐसा कहना होता है कि सर आधे टाइम तक तो वो B पे पहुंचा, फिर आधे टाइम तक वो C पे पहुंचा, इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर होगी। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। टाइम बराबर है लेकिन क्या स्पीड यानी कि वेलोसिटी बराबर है क्या दोनों हिस्सों में? नहीं, तो इसका मतलब डिस्टेंस बराबर नहीं होगा। तो मैं बात यहाँ पे एक नोट करके लिख देता हूँ कि जो हमारे पास में AB है वो BC के बराबर नहीं है। इस बात को दोबारा सोचिएगा कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है हमारा वो स्पीड इनटू में टाइम होता है। सिर्फ और सिर्फ टाइम सेम है, डिस्टेंस स्पीड डिफरेंट है। तो अगर स्पीड डिफरेंट होगा तो डिस्टेंस भी डिफरेंट होना पड़ेगा। अगर दोनों सेम होते टाइम और स्पीड तब डिस्टेंस भी सेम हो जाते। ठीक है, अब आइए, तो हमसे पूछा हुआ है कि एवरेज वेलोसिटी बताओ, उस बॉय की जो रन कर रहा है उसकी एवरेज वेलोसिटी बताओ। अब सुनिएगा, सवाल सिर्फ इतना दे रखा था कि हाफ टाइम के लिए गया है वो v1 वेलोसिटी से, हाफ टाइम के लिए गया है वो v2 वेलोसिटी से, और एक स्ट्रेट रास्ते पे गया है।
उसके बाद हमने मान लिया कि 2t टाइम टोटल लग रहा होगा उसे। अब अगर 2t टाइम टोटल है तो आधा टाइम क्या होगा t, और उसका आधा टाइम क्या होगा t, दोनों को जोड़ करके हो गया 2t। ये हमने लेट किया है सवाल को समझने के लिए। अब आइए, हमसे अगर वेलोसिटी पूछा हुआ है, एवरेज वेलोसिटी पूछा हुआ है, तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा। अब जरा सुनिएगा ध्यान से, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए बी और बी सी दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा हमारे पास में ए बी प्लस बी सी, और टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। अब ए बी जो दूरी होगी, ये वाली दूरी क्या होगी, तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी हो जाएगी यहाँ की स्पीड इनटू में यहाँ का टाइम, क्योंकि स्पीड इनटू में टाइम बराबर डिस्टेंस होता है। और ठीक ऐसे ही यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, v2 इंटू में t। तो AB की दूरी क्या हो जाएगी, v1t प्लस BC की दूरी क्या हो जाएगी, v2t डिवाइडेड बाय 2t। जब मैं यहां से t को कॉमन निकालूंगा तो अंदर रह जाएगा v1 v2 और यहां हो जाएगा 2t, t से t कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास में एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा v1 v2 बाय 2। तो ये हमारे पास में एवरेज वेलोसिटी आ गई उस बॉय की जो आधे टाइम के लिए v1 से दौड़ रहा था, फिर आधे टाइम के लिए v2 से दौड़ रहा था। उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1 प्लस में v2 बाय 2। जरा ध्यान से सुनिएगा, सर ये सवाल आपने यहाँ क्यों कराया, क्योंकि इस t टाइम के लिए वेलोसिटी हमेशा v1 थी। तो a से b तक के लिए, मैं क्या कह रहा हूँ, A से B तक के लिए ये यूनिफॉर्म मोशन है, इसीलिए इसे यूनिफॉर्म मोशन में रखा गया सवाल को। ठीक ऐसे ही B से C तक के लिए ये भी यूनिफॉर्म मोशन रहा। क्यों, क्योंकि इनकी वेलोसिटी A से B में सेम है और फिर B से C में सेम है। AB और BC दोनों मिला करके ये यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि स्पीड में चेंज आया है, वेलोसिटी में चेंज आया है। ठीक है, तो ये सवाल काफी बेसिक है और काफी बार एग्जाम में आता है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है और हमको ये पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, अगेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ही है और काफी फेमस सवाल है, कई बार आता है। आई होप आप लोग इसे नोट कर रहे होगे, मैं तो फटाफट से मिटा देता हूं, आप लोग पॉज करके इसे नोट करिएगा जरूर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि अगले सवाल में हमसे क्या पूछा हुआ है। तो सुनिएगा, अगला सवाल कुछ ऐसा है, इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में, इसी वाले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था कि आधे टाइम तक v1 स्पीड है, आधे टाइम तक v2 स्पीड है। अब इस सवाल को ध्यान से सुनिएगा, सवाल कुछ ऐसा कह रखा है कि आधी दूरी यहां से लेकर के यहां तक के बीच में, ये पूरा रास्ता है, तो आधी दूरी वो चलता है v1 से और आधी दूरी वो चलता है v2 से। यहाँ टाइम इक्वल नहीं है, यहाँ दूरी इक्वल है। तो जब वो A से B तक पहुंचता है तो पहली बात, A से B बराबर है B से C, दोनों अपने आप में क्या है, पूरे रास्ते का आधा आधा हिस्सा है। तो इस दौरान वो स्पीड अपनाता है v1 और इस दौरान वो स्पीड अपनाता है v2। टाइम हमें नहीं पता, यहाँ पे t1 t2 लग रहा होगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए यहाँ पे टाइम लगा t1 और यहाँ पे टाइम लगा t2। ठीक है, अच्छा क्या हमें पता है कि AB और BC दोनों इक्वल है, तो इसको भी मैंने d दूरी बोल दिया, इसको भी मैंने d दूरी बोल दिया। तो क्या टोटल डिस्टेंस क्या 2d हो जाएगा हमारे पास में, ऑफ कोर्स। अब हमसे बोला हुआ है इस सिचुएशन में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी वो बता दो। अब अगेन हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट देखिए, अगेन फिर से टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है, AB प्लस BC, और टोटल टाइम क्या होने वाला है, T1 प्लस T2। तो यहाँ पे AB कितना है D, BC कितना है D, तो मैं दोनों की वैल्यू रखने जा रहा हूं D प्लस D। अब सुनिएगा, अगर मेरे पास सिचुएशन कुछ ऐसी दे रखी है, अगर मेरे पास सिचुएशन कुछ इस तरीके से दे रखी है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि जो T1 होगा मेरे पास में,
मेरे पास में जो T1 होगा, क्योंकि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू में टाइम होता है, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो मैं ऐसे ही इस टाइम को क्या बोल सकता हूं, इस वाले का डिस्टेंस अपॉन में इस वाले की स्पीड। तो क्या बोलूंगा मैं, d अपॉन में v1। ठीक है, ऐसे ही T2 मेरे पास में क्या हो जाएगा, d अपॉन में v2। दोनों चीजें कैसे मैंने लिखा, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो ये वाली दूरी अपॉन में इसकी स्पीड, तो ये वाला टाइम आ गया। ठीक है, ऐसे ही ये वाली दूरी अपॉन में इसकी स्पीड, तो ये वाला टाइम आ गया। तो T1 आ गया हमारे पास में d अपॉन v1 और T2 आ गया हमारे पास में d अपॉन T2। तो मैं v2, तो T1 की वैल्यू क्या होगी, d अपॉन में v1। ठीक है, सही। T2 की वैल्यू क्या होगी, d अपॉन में v2। आई गेस मैंने ये सवाल आपको पहले भी करा दिया है, पहले भी करा दिया होगा। एक बार आप इसे दोबारा समझ लीजिएगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मैंने इसे कैसे बताया। ठीक है, अगर नहीं कराया होगा तो कोई नहीं, आप लोग अभी यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। तो ये हो गया हमारे पास में 2d। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, d को कॉमन निकाल लेते हैं न्यूमरेटर में से। तो यहाँ बच गया हमारे पास में v1 और यहाँ बच गया हमारे पास में v2। हाँ, ये वाला सवाल मैंने वहाँ कराया हुआ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले में, जब मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक वीडियो बनाई थी उसमें करा हुआ है। ठीक है, अभी आप लोग यहाँ पे समझिए दोबारा से। तो ये d से d हो गया कैंसिल। अब यहाँ अगर डिनोमिनेटर को मैं सिर्फ सॉल्व करूँ, मैं अभी न्यूमरेटर को नहीं छेड़ रहा, 2 का 2 मैंने नोट कर दिया। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, v1 v2 अपॉन में v1 v2। अब अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये हमारे पास में एवरेज वेलोसिटी आ गई इस वाली सिचुएशन में। लास्ट वाली सिचुएशन में कैसे आया था हमारे पास में, v1 प्लस v2 अपॉन में 2, जब वो आधे आधे टाइम के लिए ट्रेवल कर रहा था। यहाँ कैसे आया हमारे पास में 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस में v2। क्लियर है इतनी बात। अगर आपसे कभी ऐसे 3 बारियां पूछ ले कि पहले टाइम में कुछ हो चला, सॉरी ऐसा समझ ले कि ना 3 दूरी बराबर बराबर कवर कर रखा है, A से B, B से C, C से D। तो जो कॉन्सेप्ट आपने 2 के लिए लगाया है वही कॉन्सेप्ट आप लोग 3 के लिए लगाओगे और आपके पास आंसर कुछ ऐसा आएगा। यहाँ रहेगा v1 v2, सॉरी ऊपर रहेगा v1 v2 v3 और फॉर 3 के लिए 3 पार्टिकल की जरा सोच के देखो क्या आएगा, d अपॉन में v1 d अपॉन में v2। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, शॉर्ट में बता देता हूँ, अलग से सवाल करने की जरूरत नहीं है, आप लोग यही समझिए क्या हो जाएगा उस वाले केस में, d अपॉन में v1 ऊपर हो जाएगा 3d ab bc cd और ये हो जाएगा d अपॉन में v2 और ये हो जाएगा d अपॉन में v3। d से d कैंसिल हो जाएगा। तो आप खुद दिमाग लगाइए क्या आएगा आपके पास। तो आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 v2 v3 एंड v3 v1। मैं एक बार देख लेता हूं बेटा, ये विजिबल तो है ना स्क्रीन में, हाँ जी विजिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आएगा 3 पार्टिकल के लिए। अब 4 के लिए हम रटेंगे नहीं, हम तो एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। एक बार हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, बल्कि ये आपको खुद से करना चाहिए था। तो आप ऐसे सवाल करना कि हाँ एक पार्टिकल है वो 3 बराबर बराबर हिस्से कवर कर रहा है, तो उसका सॉल्यूशन तो यहीं से स्टार्ट होगा। देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने बता दिया, उसमें क्या आ जाएगा c प्लस डी और t3। तो t3 की वैल्यू क्या आ जाएगी अलग से, d अपॉन में v3, बस और कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, तो कई स्कूलों में यूटी वगैरह होते हैं 11th क्लास में, उसमें कई बार ये सवाल दे देते हैं। क्लास में हम ये समझते हैं इसके थ्रू हम 3 के लिए कर सकते हैं, इसी के थ्रू हम 4 के लिए कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि 3 के लिए 4 के लिए आ गया हमें, इंपॉर्टेंट ये है कि हाँ हमें ये समझ में आना चाहिए कि दूरी बराबर बराबर है, दूरी बराबर बराबर है। तो हम यहाँ पे दूरी की फॉर्म में सवाल को सॉल्व करेंगे। पिछले वाले सवाल में टाइम बराबर बराबर था, तो पिछले वाले सवाल में हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में टाइम को रखा था। जो चीज हमारे लिए सेम है उसी की फॉर्म में सवाल को करें, क्योंकि वो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाता है और हमारे पास में आंसर आ जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी चीजें। अब आइए नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले तो हम लोग ना ये समझते हैं कि सर ये दोनों अलग अलग चीजें या एक ही चीज है, और अगर ऐसा है तो हम कैसे याद रखेंगे। तो हर चीज का एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही चीजों का नाम रखा हुआ होता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। तो हेडिंग लगाइए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड
मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्यों बोलते हैं इसे? आप लोग एक बात समझिएगा बहुत ध्यान से, मोशन कब होगा? जब मैं किसी के रिस्पेक्ट में मूव करूंगा। तो मूव करने के लिए हर यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट हम कवर करते हैं उसी को वेलोसिटी बोलते हैं। तो मोशन के लिए आप एक इक्विवेलेंट वर्ड लगा सकते हैं, वेलोसिटी। कहने का मतलब अगर हमारे पास में एक्सेलरेटेड मोशन है, इसका मतलब वेलोसिटी एक्सेलरेट हो रही होगी, या फिर बढ़ रही होगी, या तो घट रही होगी। तो एक्सेलरेटेड वेलोसिटी, इसका मतलब होता है वेलोसिटी चेंजेस। इसका मतलब होता है वेलोसिटी चेंजेस। तो जब वेलोसिटी चेंज होती है तो वो कैसी वेलोसिटी होती है? एक्सेलरेटेड। ये चेंज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर पॉजिटिव होगा तो हम इसे बोलते हैं कि स्पीड आपकी इंक्रीज हो रही है, और अगर डिक्रीज होगा, नेगेटिव होगा चेंज, तो हम क्या बोलते हैं? स्पीड हमारी घट रही है। इतनी बात आपको क्लियर है? तो मैंने आपको क्या बोला, मोशन का मतलब है वेलोसिटी। अगर मोशन एक्सेलरेटेड है तो वेलोसिटी आपकी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, यानी कि सेम नहीं रहेगी। और अब एक वर्ड आता है हमारे पास में, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन, अब अगेन मोशन के लिए क्या बोलते हैं हम? वेलोसिटी। तो अगर मोशन यूनिफॉर्म है, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी है वही यूनिफॉर्म है, मतलब नॉट चेंजिंग विद टाइम। क्या चेंज नहीं हो रहा है? नॉट चेंजेस वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो जो भी फाइनल स्पीड होगी वही हमारी इनिशियल स्पीड के बराबर होगी। तो अगेन अगर आपसे कोई बोलता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अब अगर वेलोसिटी हमारे पास में एक्सेलरेट हो रहा है, मोशन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम? वेलोसिटी। तो अगर मोशन एक्सेलरेटेड है तो वेलोसिटी एक्सेलरेट हो रही होगी, अगर वेलोसिटी एक्सेलरेट होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी। यूनिफॉर्म मोशन है तो यानी कि यूनिफॉर्म क्या होगी? वेलोसिटी होगी, क्योंकि मोशन बराबर वेलोसिटी। ऐसा हमें दिमाग में सोचना है। अब अगर हमारे पास में वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है तो वो चेंज नहीं हो सकती है, चेंज नहीं होगी तो सेम रहेगी। अच्छा, अगर वो सेम रहेगी, इक्वल रहेगी, तो हमारे पास में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो होता है, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी चेंज होती है। अब अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता है, एक्सेलरेशन कुछ होगा, और वो कुछ यूनिफॉर्म होगा, मतलब कि चेंज नहीं होगा। तो चेंज नहीं होगा तो ये यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास में? यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्या यहाँ पे यूनिफॉर्म है? एक्सेलरेशन। क्या यहाँ पे चेंज हो रहा है? वेलोसिटी। इसीलिए मोशन एक्सेलरेटेड है। तो अगर हमसे कोई बोलता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो सर क्या चेंज नहीं हो रहा? यूनिफॉर्म किसको दिखा रहा है? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को दिखा रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। कोई वैल्यू होगी, समय के साथ बदलेगा नहीं। 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तभी तो स्पीड डिक्रीज होगी। तो कहने का मतलब जब भी आपको एक्सेलरेटेड मोशन बोले तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, बट एक्सेलरेशन कोई वैल्यू है वो फिक्स है। अगर आपसे यूनिफॉर्म मोशन बोले तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या हुआ? फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी। बस इतनी स्टोरी है। इन दोनों में वर्ड्स के बेसिस पे भी सवाल कई बार आते हैं कि कौन सा वाला यूनिफॉर्म मोशन है, कौन सा वाला यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्म जिसके आगे लगा है उसके लिए यूनिफॉर्म है। यहाँ पे एक्सेलरेशन के आगे यूनिफॉर्म लगा है तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, मोशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि मोशन के आगे तो एक्सेलरेटेड लगा है। तो मोशन में वेलोसिटी चेंज होगी, या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। लेकिन अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो मोशन ही सच में यूनिफॉर्म है, मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। इतना कंक्लूजन है बस इस बात का, आप लोग इसको समझिएगा बहुत ध्यान से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में यहां मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एक्सेलरेटेड मोशन एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कैसे इन चीजों का नाम रखा गया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इस हेडिंग में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या हमको पढ़ना है। आइए,
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है कि एक्सेलरेशन हमारे पास में क्या है, कांस्टेंट है। अब अगर हमारे पास में एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट हो गया, यानी कि उसकी डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रही है और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमारे पास में हमको पता है कि एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt, ये हमारे पास में एक्सेलरेशन होता है, और जो कि क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये dt गया क्रॉस में, तो क्या मिल गया हमें, dv वेक्टर इक्वल्स टू एक्सेलरेशन वेक्टर इनटू में dt। अब हम इसको कर देंगे इंटीग्रेट बोथ साइड। लास्ट लेक्चर के बिल्कुल एंड में हमने इसी चीज को किया था कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट। तो हमने क्या किया था, dx बाई dt क्रॉस कर दिया था, तो वेलोसिटी बाहर आ गई थी क्योंकि वो कांस्टेंट था। यहाँ पे क्या होगा, a बराबर डी बाई डी टी। अब a इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा, क्यों बाहर आ जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है हमारे पास में। आइए, तो अब अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं तो dv वेक्टर तो इंटीग्रेट होगा, क्योंकि वो तो वेलोसिटी तो चेंज होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज होगी। लेकिन एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया और ये हो गया dt। अब आइए, तो dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो मैंने आपको कई बार, ये आपको पता भी होगा कि dx का इंटीग्रेशन जो भी d के साथ लिखा रहता है वही होता है, जो भी d के साथ लिखा रहता है वही होता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, और यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन की लिमिट लगाएंगे हम लोग, इंटीग्रेशन की लिमिट क्या लगेगी, तो जब भी टाइम इनिशियल है कोई, मैंने इनिशियल टाइम मान लिया 0 और फाइनल टाइम मान लिया t, तो जब टाइम इनिशियल है तब जो पार्टिकल की स्पीड होगी उसको बोलते हैं मैंने इनिशियल स्पीड, यानी कि u से दिखा दिया उसे, और फाइनल स्पीड होगी v, इसको vf और vi भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। तो हमने लिखा अपर लिमिट v वेक्टर माइनस u वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर t माइनस 0 हो गया t, ये u उधर जाएगा तो क्या बन गया हमारे पास में, v वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस एक्सेलरेशन वेक्टर इनटू t। ये हमारे पास में आ गई इक्वेशन, आप लोगों ने 9th में पढ़ा भी होगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सुनिएगा, मैंने वेक्टर फॉर्म में इसे लिखा है, तो वैलिड फॉर, पहली बात तो इसको बोलते हैं इक्वेशन 1, एंड वैलिड फॉर 1D 2D एंड ऑल्सो 3D, तीनों डायमेंशन में। अब हम इस चैप्टर में रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ रहे हैं, यानी कि किसी एक एक्सिस पे पढ़ेंगे हम, या तो y पे, या तो x पे, या तो z पे। तो फिलहाल मैं अगर मान लेता हूँ फॉर 1D के लिए अगर मैं देखूँ तो क्या मैं सिर्फ और सिर्फ, मैं अभी दिखा सिर्फ x रहा हूँ, क्या मैं वैसा ही y में कर सकता हूँ, वैसा ही मैं z में भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, vx बराबर ux प्लस ax इंटू में t। या फिर अगर मैं सिर्फ x में ना दिखाऊं, मैं ऐसा कहूं कि तीनों एक्सिस में अलग अलग अगर हम यूज करेंगे तो हम यूज करेंगे v इक्वल्स टू u प्लस में at। आने वाले टाइम में अगर x के लिए करेंगे तो हम यहाँ x लिख देंगे, यहाँ x लिख देंगे, यहाँ x लिख देंगे। सर यहाँ नहीं लिखेंगे क्या, टाइम एक्सिस पर डिपेंड नहीं करता है, हम लोग पढ़ेंगे गैलीलियो स्टेटमेंट जब मैं आपको प्रोजेक्टाइल वगैरह पढ़ाऊंगा। प्रोजेक्टाइल में 2D मोशन में पढ़ाऊंगा मैं आपको कि गैलीलियो कहते हैं कि अगर मेरे को एक्स एक्सिस की वेलोसिटी देखनी है तो इनिशियल वेलोसिटी भी एक्स एक्सिस की देखनी पड़ेगी, एक्सेलरेशन भी एक्स एक्सिस का देखना पड़ेगा। एक्स एक्सिस के पैरामीटर एक्स एक्सिस के मोशन को गवर्न करते हैं, और वाई एक्सिस का पैरामीटर वाई एक्सिस के मोशन को गवर्न करते हैं। खैर वो बात की बात है। तो फिलहाल हमें ना ये याद रखना है, इसको याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हमारी आ गई पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको कई बार ऐसे ही बोलते हैं कि कैलकुलस मेथड से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करो। क्लियर है इतनी बात, तो ये हमारी होगी डेरिवेशन फर्स्ट इक्वेशन की, इसी को बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। एक और बात मैं बता दूं आपको, इसमें ए तो कांस्टेंट है तो इस पे ध्यान मत दो, क्या चेंज हो रहा होगा। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी भी किसी पार्टिकल की कांस्टेंट ही होगी, वो थोड़े से टाइम के लिए ना, उस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी, अब जो चेंज होगा वो तो फाइनली होगा ना कुछ चेंज, तो फाइनल वेलोसिटी समय के साथ साथ चेंज होती है। तो अगर मैं टाइम की वैल्यू अलग अलग रखूं तो मेरे पास में अलग अलग वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वगैरह आएगा, मेरे पास में उस पार्टिकल का अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी आएगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं वीटी रिलेशन। ये एक ऐसा रिलेशन है, इसमें टाइम की वैल्यू धरते जाओ तो मेरे पास में v की वैल्यू आती जाती है, तो इसको कई बार बोलते हैं वीटी रिलेशन। आइए अब दूसरी इक्वेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास में पहली इक्वेशन डिराइव हो चुकी है, जो कि क्या है हमारे पास में, v बराबर कुछ इस तरीके से, v वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू में t। ठीक है,
अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, अगर मैं वी वेक्टर फाइनल वेलोसिटी या कोई भी वेलोसिटी को मैं अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं क्या वी वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं कि dr बाय dt। ऑफकोर्स अगर वो x एक्सिस का वेलोसिटी वाला कंपोनेंट होता तो मैं लिखता dx बाय dt, y वाला होता तो मैं लिखता dy बाय dt, z वाला होता तो मैं लिखता dz बाय dt। लेकिन अब ये कोई भी जनरल वेलोसिटी जो कि किसी भी प्लेन में किसी भी एक्सिस पे हो सकता है, तो क्या मेरे को इसे पोजीशन r वेक्टर से दिखाना पड़ेगा? लास्ट लेक्चर का पहला सवाल मैंने आपको बताया था, किसी भी 3 डायमेंशन के पोजीशन वेक्टर को हम लोग r वेक्टर से दिखाते हैं, उसमें अलग अलग x y z तीनों को ऐड करके दिखाया हुआ होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐसा दिखाया। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? u वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर इंटू में t। अब dt गया क्रॉस में उधर, तो हमारे पास में आ गया dr वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर इंटू में dt प्लस a वेक्टर t इंटू में dt। अगेन अब हम करेंगे इसको इंटीग्रेट बोथ साइड। वेरिएबल क्या है हमारे पास में? टाइम है, टाइम चेंज होता रहेगा तो हम पोजीशन चेंज करते रहेगा हमारा पार्टिकल। अब आइए, अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा दोनों साइड तो dr वेक्टर का इंटीग्रेशन। अच्छा, मैंने अभी भी बोला कि किसी पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी उस टाइम पे फिक्स होगा, क्योंकि वो टाइम ही पॉइंट है, बोलेगा 2 सेकंड पे, तो 2 सेकंड पे पार्टिकल की 2 तरह की वेलोसिटी तो हो नहीं सकती, कोई एक ही तरीके की होगी, तो वो एक दो वेलोसिटी है, वो थोड़ी ना बार बार चेंज होगी, वो तो वही रहेगी। तो ये आ जाएगा कांस्टेंट के बाहर, अंदर चला जाएगा इंटीग्रेशन के dt। अच्छा, a हमारा है कांस्टेंट, पूरे टॉपिक में क्या है? a तो कांस्टेंट है, तो a तो रहेगा बाहर, लेकिन सर इस टाइम ना t हो जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर। और अब हम लोग यहाँ पे लिमिट किसकी लगाएंगे? टाइम की। यहाँ पे लिमिट किसकी लगाएंगे? टाइम की। अच्छा, यहाँ पे क्या टाइम की लिमिट लगाएंगे? नहीं, यहाँ तो वेरिएबल पोजीशन है, तो अगर टाइम जब शुरू हो रहा होगा तो जो भी पोजीशन होती है वो तो हमारे पास में इनिशियल पोजीशन होती है, उसको दिखा दिया मैंने आर आई से, और जब टाइम खत्म होगा वो हमारी फाइनल पोजीशन होगी, उसको दिखा दिया मैंने आर एफ से। तो ये हमारे पास में इक्वेशन होगी तैयार। अब इसको मैं सॉल्व करके इक्वेशन हमारे पास में आ जाएगी। चलिए, तो अब हमें इसमें क्या करना है? अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। तो अगेन dr का वेक्टर का जो इंटीग्रेशन होगा तो हो जाएगा r वेक्टर, फिर रखेंगे हम लोग लिमिट r i से लेकर के r f तक इक्वल्स टू u वेक्टर निकाला बाहर, कॉमन dt का इंटीग्रेशन t, टाइम की लिमिट 0 से t, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था कि अगर x dx का इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पे x लिखा हुआ है, इसका मतलब x की पावर क्या है? 1। वैसे हमारे पास में जो अगर पावर n हो तो फॉर्मूला आप लोगों को क्या याद रखना है कि इंटीग्रेशन करने के लिए उसकी पावर को 1 बढ़ा दिया, और जो ऊपर बढ़ा दिया उसी को डिनोमिनेटर में लिख दिया, और फिर हम यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी लिखते हैं। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए t की पावर 1 है, तो t की पावर कर दिया 2, 1 बढ़ा दिया और उस 2 से डिवाइड कर दिया। और सॉरी, एक्सेलरेशन वेक्टर तो हम भूल ही गए यहाँ पे, ये जो a वेक्टर है उसको तो लिखना पड़ेगा ना, a वेक्टर लिख दिया, और अब कर दिया हमने t का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या? तो t की पावर 1 बढ़ा दी, और जो पावर बढ़ गई वो नीचे भी आ गई n+1, और वो डिनोमिनेटर में भी आ गया n+1, और फाइनली लोअर लिमिट और अपर लिमिट को रख दिया। अब यहाँ हमने वैल्यूज को रखा, तो आर एफ आर आई इक्वल्स टू यू वेक्टर t-0 हो गया t, और ये हो गया a वेक्टर t का स्क्वायर बाय 2। दूसरी बारी में हम 0 रखेंगे तो हमारे पास में वो तो 0 ही हो जाएगा। अब आर एफ और आर आई क्या हो जाएगा? s डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर है, दोनों को फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये तो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो s वेक्टर बराबर यू टी, और बुक्स में कुछ इस तरीके से लिखा हो रहता है हाफ a t स्क्वायर। ये हमारे पास में आ गया दूसरी इक्वेशन। अब फिर से वैलिड फॉर 1D 2D एंड 3D, ये तीनों में लगेगा, लेकिन अगर मैं सिर्फ 1D की बात करूं, एक डायमेंशन में इसको कैसे करेंगे? तो s बराबर यू टी प्लस हाफ a t स्क्वायर। एक डायमेंशन का मतलब क्या? अगर मैं सिर्फ x की बात करूं तो s लेना होगा x का, u लेना होगा x का, और a लेना होगा x का। अगर मैं y की बात करूं तो s लेना होगा y का, u लेना होगा y का, a लेना होगा y का। अगर मैं z की बात करूं, s लेना होगा z का, u लेना होगा z का, a लेना होगा z का, ठीक है। और इन तीनों को अगर कंबाइन करके बात करें तो हमारे पास में डायरेक्टली वेक्टर फुल इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कई बार बच्चों को तो रटा भी होता, रटा होना भी चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए हमें अच्छे से। एक और बात, इस वाली इक्वेशन में
क्योंकि u और a कांस्टेंट है, तो इसमें बदल क्या रहा है, टाइम। जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट, या फिर मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ कि फाइनल पोजीशन चेंज होती रहेगी। अब अगेन इसको कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मैं सिर्फ x की बात करूँ 1D के लिए, तो x बराबर x फाइनल बराबर x इनिशियल प्लस ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर, एक एक्सिस के लिए। अब अगर मैं y की बात करूं तो y एफ वाई आई, z की बात करूं z एफ जेड आई, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। x आई इधर आकर के माइनस हो जाएगा तो x एफ माइनस एक्स आई वो डिस्प्लेसमेंट ही बन जाता है। तो आप तो इन सभी को याद रखिएगा अच्छे से। अब सुनिए, क्या मेरे को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा टाइम के साथ, तो इस इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम। और डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के बीच का, दो पोजिशन के बीच का दूरी होता है सबसे शॉर्टेस्ट, तो उसी से क्या मिलती है हमें, पोजिशन टाइम रिलेशन। तो इसको पोजिशन टाइम रिलेशन भी बोलते हैं। इतनी बात आ गई आप लोगों को क्लियर, तो इसको नोट करिए। अब हम लोग इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्या बोलते हैं, इक्वेशन नंबर 2। वैसे ये है बट हमारे काम की फिलहाल वो वाली इक्वेशन है। अब आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। सर ये 2 इक्वेशन तो आ गई बट हमने तो 3 पढ़ी है। अरे बच्चों मैं बहुत कुछ पढ़ाऊंगा भी इसमें, आपने जितना पढ़ा है ना वो कम पढ़ा है, तो अभी पेशेंस से सुनते रहिएगा, नोट करते रहिएगा, दिमाग को थोड़ा एक्टिव मोड पे रखिएगा। तो हमारे पास में पहली इक्वेशन क्या आ गई है, पहली इक्वेशन आ गई है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन क्या आ गई है, s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ हमको पता है कि तीसरी इक्वेशन भी होती है, उसके लिए हम क्या करेंगे उसको समझिए। उसके लिए क्या करते हैं हम, जरा ध्यान से सुनिएगा। यहां से फ्रॉम फर्स्ट वाली इक्वेशन से, जो कि फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है हमारे पास में, ये सेकंड वाली क्या है ये, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन से क्या मैं टाइम की वैल्यू ये लिख सकता हूँ v माइनस यू डिवाइड बाई ए, और फिर क्या बोल देते हैं पुट इन फर्स्ट, उसको फर्स्ट में रख, सॉरी सेकंड में रख दो, फर्स्ट से वैल्यू निकाल करके सेकंड में रख दो। तो हमारे पास में s क्या आ जाएगा, u, टाइम की वैल्यू क्या है v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। आगे बढ़ते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर, तो टी क्या है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए, इस पूरे का स्क्वायर। तो अब सुनिएगा ध्यान से मैं क्या करने जा रहा हूँ, तो u v माइनस यू। अब इसे देखिएगा, अगर मैं इस a से इस a, मतलब ये स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि v माइनस यू का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी a का स्क्वायर, a का स्क्वायर हो जाएगा लेकिन न्यूमरेटर में भी एक a, तो एक न्यूमरेटर वाले a ने नीचे वाले एक a को मार दिया और रह गया सिर्फ और सिर्फ a, और यहाँ पे 2 तो बचा ही होगा। इतना क्लियर हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, v माइनस यू को कॉमन ले लेता हूँ, तो v माइनस यू आ गया, और अब हमारे पास में यहाँ बचा हुआ है u, और यहाँ क्या बचा हुआ है, v माइनस यू डिवाइडेड बाय 2a। इतनी बात क्लियर है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा 2a को हमने भेज दिया, एक ही बचेगा। 1 मिनट, a यहाँ भी तो है, गलतियां कर रहे हैं हम, a यहाँ भी बचा हुआ है, दोबारा लिखता हूँ मैं इसे, रुको। देखिए ये एक a बचा हुआ है, एक ने एक को कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से v माइनस यू डिवाइडेड बाय a, ये पूरा कॉमन आएगा, तो यहाँ से ये पूरा कॉमन आ गया, बच क्या गया u, यहाँ से a कॉमन आ गया तो क्या बच गया, v माइनस यू डिवाइडेड बाय 2। हाँ अब सही है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 2u में से एक u कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या बचेगा, बाहर वाले को तो ऐसे ही रख देंगे, 2u माइनस यू, तो हो गया u, और ये हो गया प्लस में v डिवाइडेड बाय 2। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 चीज मल्टीप्लाई है तो इसको कंबाइन करके हम ऐसे लिख सकते हैं कि s इक्वल्स टू v माइनस यू इंटू v प्लस यू, मैंने आगे पीछे करके लिख दिया क्योंकि एक फॉर्मूला बनने वाला है, v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2a। a माइनस बी, a प्लस बी हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2a, क्या आ गया हमारे पास में 2as v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको और कैसे लिख सकते हैं, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इस वाली इक्वेशन का क्या मतलब है, सर यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाली और इसमें रख दी, क्योंकि इन दोनों में ये था वेलोसिटी टाइम रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन,
दोनों से टाइम को एलिमिनेट कर दिया हमने और हमें मिल गया वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन या फिर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ये हो गया हमारे पास में इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है इतनी बात? आई होप आप लोग बच्चों नोट कर रहे होंगे और आपको चीजें समझ भी आ रही होगी। चलिए अब सर 3 इक्वेशन आ गई, खत्म हो गया, चलो अब सवाल करते हैं। नहीं, मैं आपको 4 और नए फॉर्मूले बताना चाहता हूँ। 4 और, सुनिएगा जरा ध्यान से। मेन जो हमारे पास में रिलेशन है ना वो तो यही है, और एक ज्यादातर ये इनको मैं मेन क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ये दोनों में टाइम है। यहाँ से टाइम निकाला, यहाँ पे टाइम की वैल्यू रख दी और तब हमें ये वाली रिलेशन, ये वाला फॉर्मूला मिला, ये वाली इक्वेशन मिली। तो मेन तो यही दोनों है ना, इन दोनों से तो ये आया, तो मेन किनको बोला जाएगा? इन दोनों को। क्लियर है इतनी बात? तो मेन हमारे पास में यही दोनों है, उसके बाद ये तीसरी है। मैं आपको इन तीनों की हेल्प से 4 और नए फॉर्मूले बताना चाहता हूँ, ठीक है? उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर ये 3 आ गए आपको, इनको बोलते हैं प्राइम इक्वेशन। यही प्राइमरली ज़्यादातर यूज होती है, यूज वो भी होती है, लेकिन उनका फायदा क्या होगा ना, सवाल में जरा सा ट्विस्ट होगा ना, तो मैं 2-3 बार इक्वेशन लगाने से अच्छा है वो एक बार फॉर्मूला जो लगना है उसको याद कर लो। क्या होगा, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ ना उसका फायदा समझो क्या होगा। सवाल आएगा, हमें ये भी यूज करना पड़ेगा और ये भी यूज करना पड़ेगा, तो इन दोनों की मदद से एक और फॉर्मूला आएगा, उसको याद कर लो कि हमारे जब सवाल सॉल्व करेंगे तब टाइम बचे। तो सवाल में टाइम कम लगने के लिए कुछ चीजें मैं और याद कराता हूं आपको, और वो याद हो भी जाएंगे, ऐसा कुछ नया नहीं है। 3 तो हमें 9th में याद हो जाते हैं ना, तो 3 और याद कर लो, और 3 क्या बल्कि 4 और याद कर लो, 11th में आए हो तो दिमाग भी तो बढ़ा होगा आपका। तो सुनिएगा ध्यान से। अब मैं कहता हूं ना, इन इक्वेशन नंबर 2 में जो हमारे पास में क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमको पता है ना कि हमारे पास में v क्या दिया हुआ रहता है, v बराबर u प्लस में ए टी दिया हुआ रहता है। तो अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि हमें पता है कि सिंस फ्रॉम फर्स्ट वाली इक्वेशन से हमें पता रहता है कि v बराबर u प्लस ए टी है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि u बराबर v माइनस ए टी। अब मैं कहूंगा इसको इसमें रख दो, तो क्या हो जाएगा, s बराबर u की वैल्यू क्या आ जाएगी, v माइनस ए टी इंटू में t, u की वैल्यू ये, t ये, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अंदर टाइम को भेज दिया तो क्या मिल गया हमें, वी टी माइनस ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब जरा सुनिएगा ध्यान से, सिर्फ इनको देखो आप लोग, इनको थोड़ी देर के लिए आप ना ए टी स्क्वायर को x मान लो, तो मेरे पास में क्या इक्वेशन आएगी, मैं सिर्फ जिस पे अंडरलाइन कर रहा हूं उसको देखो, तो यहां लिखा होगा माइनस का x प्लस का ए टी स्क्वायर क्या है x, और ये हो गया बाई 2। तो x घट रहा है किस में से, x बाई 2 में से, तो हमारे पास में क्या बचेगा, माइनस का x बाई 2, क्योंकि क्या हो जाएगा 2x प्लस x, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का x बाई 2, और x क्या है हमारे पास में ए टी स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा हमारे पास में माइनस का ए टी स्क्वायर बाई 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, वी टी तो रहेगा ही, हमने उसको नहीं छेड़ा है, यहाँ क्या बचेगा माइनस का हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक ये भी याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। बोलना नहीं है, याद रखना है कि अगर हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा हो और इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हो तो हम ये लगाएंगे। अब अगर हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा हो और इस बार इनिशियल नहीं, इस बार फाइनल वेलोसिटी दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर ये हम नहीं याद करें ना तो कैसे सॉल्व करेंगे, कोई बात नहीं, इनिशियल नहीं दे रखा, फाइनल दे रखा है ना, तो पहले इस फाइनल से इनिशियल को निकालेंगे, फिर इस इनिशियल में इसकी वैल्यू रख देंगे। तो मैंने बोला ना आपको, इन दोनों को याद करने से अच्छा है, इन दोनों को लगाने से अच्छा, उस समय टाइम ज़्यादा लगेगा, डायरेक्ट आप ये रखो ना, क्योंकि यू टी होता है प्लस होता है हाफ ए टी स्क्वायर। अब अगर वी टी रखेंगे तो माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते अगली वाली इक्वेशन पे। अगली वाली इक्वेशन सर होती तो नहीं है, बट अगेन मैं बता रहा हूँ ना, टाइम बचेगा हमारा सवाल करने में, हमारा टाइम बहुत बचेगा और तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हमारे पास में 2 इक्वेशन, ये एक होगी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, एक होगी हमारे पास में चौथी ये, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ और कौन कौन सी हमारे पास में, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर 2as, ये तीसरी इक्वेशन आ गई है, और ये चौथी कौन सी आ गई है, s बराबर वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आ गई चौथी इक्वेशन। ठीक है, काम की हमारी ज्यादातर सवालों में प्राइम इक्वेशन ये तीनों लगेगी।
ठीक है। अब सुन, अगर हमें आगे की नहीं याद हो रही है, 3 जरूर याद होनी है, क्योंकि पहली दूसरी को यूज करके ही ये हमारे पास में आया है। अच्छा सर, आपने तो पहली दूसरी को यूज करके ये भी लेके आए थे, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरे को टाइम नहीं दे रखा हो और मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, टाइम नहीं दे रखा हो, डिस्प्लेसमेंट निकाल, तब तो मैं तीसरी लगाऊंगा ना, बिल्कुल सही। इसीलिए अगर मेरे को जब भी फाइनल वेलोसिटी दे रखी हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तब मैं ये लगाऊंगा, ये नहीं लगा सकता। तो मैं बोल तो रहा हूँ, टाइम बचाने के लिए कर रहे हैं हम सब, ठीक है। अब सुनिएगा, यूजिंग फोर्थ, या ऐसे बोल दो, एड फोर्थ एंड सेकेंड, एड फोर्थ एंड सेकेंड, आप दोनों को ऐड कर दो तो मेरे पास में क्या मिलेगा। मैं सेकेंड को पहले मैं फोर्थ को लिखता हूँ, एस बराबर वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। फोर्थ कौन सी है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, 2s बराबर वी टी प्लस यू टी। ये तो कैंसिल हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का यहाँ पे माइनस का है। अब मैं यहाँ से दोनों में से t को बाहर निकालूंगा तो मेरे पास में 2s बराबर v प्लस यू इंटू में t, और यहाँ पे s क्या आ जाएगा, v प्लस यू बाई 2 इंटू में t। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? तो आप लोग ये भी याद रख सकते हो, अगर मेरे को एक्सेलरेशन नहीं दे रखा हो और सिर्फ u, v और टाइम दे रखा हो, तो मैं इसको बोलूंगा फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, काफी इजी है, 2-4 स्टेप है। मैं बोल तो रहा हूं, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना, तब हमें 2-3 एक बार इक्वेशन को ना लगाना हो, हम एक ही फॉर्मूला लगा दे ताकि हमारा टाइम बचे। डेटा दिया हुआ रहेगा और प्रैक्टिस के साथ हमें समझ में आता रहेगा कौन सी वाली इक्वेशन कहाँ लगानी है। क्लियर? तो हमारे पास में 5 इक्वेशन आ गई है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ ताकि हमें याद रहे हमने क्या क्या सीखा है। तो v प्लस यू बाई 2 इंटू में t, यह आ गया हमारे पास में 5वीं इक्वेशन। अब देखिए, अब सर छठी इक्वेशन और फिर 7वीं इक्वेशन। तो छठी इक्वेशन कोई बड़ी चीज नहीं है, वो यही लिखी भी हुई है, जरा ध्यान से सुनिएगा। हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है वेलोसिटी इनटू में टाइम, और ये जो वेलोसिटी है ये इस टाइम के दौरान बदलेगी नहीं, हमेशा यही रहेगी। तभी तो मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर पा रहा हूं। अगर मान लो टाइम कुछ ऐसा होता कि 15 सेकंड, तो उस 15 के 15 सेकंड वेलोसिटी वही रहती, तभी मैं ये इक्वेशन लगा सकता हूं। तो इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है ना मेरे पास में, ये एवरेज वेलोसिटी है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो होता है वेलोसिटी एवरेज इनटू में टाइम। अब अगर मान लो थोड़ी देर के लिए 0 से लेकर के 8 सेकंड तक v इस वेलोसिटी रहती है कुछ और फिर 9 से लेकर के 15 सेकंड तक वेलोसिटी रहती है कुछ, तो मैं ये वाला फॉर्मूला एक बार में ही लगा सकता। मतलब जब भी ये फॉर्मूला एक बार में लगाएंगे तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी, जो चेंज नहीं होगी हर टाइम के लिए, तभी मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ये जो वेलोसिटी होती है ये हमारे पास में एवरेज होता है। तो जब भी s/t अगर मैं करूँ, कभी भी अगर मैं s/t करूँ, तो क्या मेरे को एवरेज वेलोसिटी आएगा। और s/t अगर मैं देखूँ यहाँ से, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, v प्लस में u बाई 2 बराबर एवरेज वेलोसिटी। एक और बात बोलूँ मैं, क्या थोड़ी देर पहले ये एवरेज वेलोसिटी आई नहीं थी सवाल में, जब मैंने यूनिफॉर्म मोशन का सवाल कराया था कि कुछ टाइम तक चला और उतने ही टाइम तक फिर आगे चला। तो हमारे पास जब भी टाइम सेम रहता है, तो देखो जब भी टाइम सेम रहेगा, हमेशा टाइम सेम रहेगा, तो एवरेज वेलोसिटी रहेगी। यानी कि टाइम जब जब सेम रहेगा तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी वो एवरेज आएगी, और यहाँ पे आने वाली जो वेलोसिटी है वो कौन सी, v प्लस यू बाई 2। यानी कि हमारे पास में क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी v प्लस यू फाइनल वेलोसिटी इंटू प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2, ये क्या हो जाएगी, 6th इक्वेशन। तो हमारे पास में एवरेज वेलोसिटी जो कि 6th इक्वेशन के रूप में हमारे काम आएगी। वैसे 6th इक्वेशन होती नहीं है, बट हम तो यूज करेंगे क्योंकि हमारा इससे टाइम बचेगा। तो v प्लस में u बाई 2, ये क्या हो गया हमारे पास में 6th इक्वेशन। तो ये 6 इक्वेशन है हमारे, 3 हमने 9th में सीखी थी, 3 हमने आज सीख ली। ठीक है, अब आइए सर 7th क्या होता है। 7th इक्वेशन को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको टाइम का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। टाइम का कॉन्सेप्ट, कि टाइम का कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है और टाइम का कॉन्सेप्ट होता क्या, और हम अलग से अब क्यों पढ़ रहे हैं टाइम को। तो जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर टाइम 0 से लेकर के 5 सेकंड हुआ, ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि 5 सेकंड के अंदर अंदर
कितना डिस्प्लेसमेंट है, क्या वेलोसिटी है, ये सब मैं पूछ सकता हूँ। लेकिन अगर मैं सवाल को थोड़ा चेंज कर दूं, मैं बोलूँ 5वें सेकंड, तो क्या चौथा मतलब 0 से लेकर के 4 सेकंड या 0 से लेकर के 5 सेकंड ही बोलना पड़ेगा? तो उस चीज को समझने के लिए एक हेडिंग लगाना जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड nth सेकंड। अब ये nth सेकंड क्या है वो मैं आपको थोड़ा बताता हूं। अगर कभी भी मेरे से कोई बोलता है ना 1 सेकंड, तो 1 सेकंड का मतलब होता है t इक्वल्स टू 0 सेकंड से लेकर के t इक्वल्स टू 1 सेकंड की बात कर रहे हो। अगर कोई मेरे से बोलता है 2 सेकंड, तो t इक्वल्स टू 0 सेकंड से लेकर के t इक्वल्स टू 2 सेकंड की बात कर रहे हो। अगर कोई मेरे से बोलता है 5 सेकंड की, तो t इक्वल टू 0 सेकंड से t इक्वल टू 5 सेकंड की बात कर रहे हो। लेकिन अगर कोई मेरे से बोलेगा कि 5th सेकंड की, तो 5th सेकंड नंबर लाइन पे समझो, 5th सेकंड का मतलब क्या है? ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। 4 सेकंड बोले यहां से लेकर के यहां तक, 3 सेकंड बोले यहां से लेकर के यहां तक, 5 सेकंड बोले यहां से लेकर के यहां तक। 5वां सेकंड जो बोले तो ये होता है हमारे पास में 5th सेकंड, कि 4 से लेकर के 5 के बीच का टाइम। तो अगर कोई मेरे से 5th सेकंड बोलता है तो होता है वो t इक्वल्स टू 4 सेकंड टू t इक्वल टू 5 सेकंड। ऐसे ही अगर कोई बोले मेरे से n सेकंड, nth नहीं n सेकंड, तो मैं क्या बोलूंगा t इक्वल टू 0 सेकंड टू t इक्वल टू n सेकंड। अब अगर कोई मेरे से बोले nth सेकंड, तो देखो जब 5 सेकंड की बात हो रही थी तो टाइम 0 से स्टार्ट हो रहा था, 5 तक जा रहा था। जब 5वें की बात हुई तो टाइम गया तो 5 तक ही, लेकिन उससे एक पहले से स्टार्ट हुआ यानी कि 4 से। ठीक है, ऐसे ही n की बात हुई तो 0 से लेकर के n तक गया, लेकिन अगर nth की बात होगी तो n तक तो जाएगा, लेकिन उससे एक पहले से स्टार्ट होगा, यानी कि n-1 सेकंड से स्टार्ट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है nth सेकंड का। अब जरा ध्यान से सुनना, कोई मेरे से ये पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट 5 सेकंड में नहीं पूछ रहा है, 5वें सेकंड में कितना हुआ, तो क्या मैं यहाँ पे 4 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट देखूंगा, फिर 5 सेकंड तक का देखूंगा, दोनों को माइनस कर दूंगा, 5 में से 4 वाले को माइनस कर दूंगा, तो मेरे को सिर्फ 5वें का आ जाएगा। उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट टाइम का हो गया। अब इसको डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे लगाया जाए मैं वो बताता हूँ आप लोगों को, ध्यान सुनना। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, कि nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, ध्यान से सुनना पड़े। अगर मेरे से कोई बोले कि 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, तो मैं ये बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड। तो मैं कैसे बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 सेकंड टू t इक्वल्स टू 3 सेकंड। लेकिन अगर कोई मेरे से बोले डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकंड, तीसरे सेकंड में क्या होगा, तो फिर वही बात है, 3 सेकंड तक जाएंगे लेकिन उससे एक पहले से स्टार्ट होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल्स टू, फाइनली तो पहुंचना होगा हमें 3 सेकंड तक, लेकिन शुरुआत कहां से करनी होगी, 2 सेकंड से। कहने का मतलब s 3 सेकंड में से s 2 सेकंड को घटा देंगे तो मेरे पास में s 3rd सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे से कोई nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट पूछे कि सर इसको बस आसान बना दो, तो मैं वही, ये सारा कॉन्सेप्ट था, आसान कैसे करेंगे, जो पूछा हुआ है उसमें से एक पहले वाले को घटा दो। आप लोगों ने 10th क्लास में एक सम पढ़ा होगा, एपी में सम क्या होता है, तो Sn में से Sn-1 को घटाते हैं तो वो nth टर्म आ जाता है, वो वाले टर्म की बात। तो कुछ ऐसा ही है, टोटल n सेकंड में
कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उससे एक पहले में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर मेरे से कोई बोले कि 5वें सेकंड को कैसे निकालेंगे, तो मैं क्या करूंगा ना, पहले 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कवर करूंगा, उसके बाद 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कवर करूंगा और इसमें से इसको घटा दूंगा। तो ये हो गया हमारे पास में S5, ये हो गया हमारे पास में S4। और अब अगर मेरे से कोई अब मेरे से ये पूछता है कि 5th सेकंड में कितना होता है, तो मैं 5 में से 4 को माइनस कर दूंगा, इसीलिए n में से n-1 को माइनस कर देंगे। अब जरा ध्यान से सुनना बात को, क्या मैं सिखाना चाहता हूं, और ये सब लिखते चलना, सब कुछ लिखना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो क्या मैं अगर देखूं डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास में 0 सेकंड है और ये हमारे पास में n सेकंड है और ये हमारे पास में n-1 सेकंड है, ठीक है। तो यहां से यहां तक हो गया Sn-1 और यहां से यहां तक हो गया Sn। तो हमारे पास में बचा क्या, ये बचा Snth, और Snth होगा क्या, Sn माइनस Sn-1, ये होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब तो मैं बस वैल्यू को रख करके, अब आपको हर बार ये नहीं करना होगा, जो मैं फॉर्मूला लाने वाला हूं उसको बस अब आपको ना याद रखना होगा और चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो क्या अगर मेरे से कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड क्या होगा, तो वही Sn में से माइनस कर देंगे सर n-1 को, वैल्यूज रखते हैं। अगर s मेरे पास में जो भी होता है तो क्या वो u किसी भी टाइम पे होता है तो मैं t रखता हूं, ये तो n सेकंड का है ना, तो यहाँ पे मैं t के बदले क्या रखूंगा, n। तो un प्लस हाफ an² माइनस un-1, क्योंकि अब टाइम क्या है n-1, तो t की जगह क्या रखेंगे n-1 प्लस हाफ an-1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे और अब हमारे पास में फॉर्मूला आ जाएगा। तो 6 इक्वेशन वो आ गई हमारे पास में, ये तैयार हो रही है हमारी 7वीं इक्वेशन। देखिए कैसे करेंगे इसे, ये जाएगा माइनस में, पहले इसको सॉल्व कर लेते, ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते। तो देखिए ये हो गया हमारे पास में un प्लस हाफ an², ये आ गया माइनस का u इंटू n-1 प्लस माइनस माइनस हाफ an-1 का स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इनको भी आपस में खोल लेते हैं। तो हो गया un प्लस हाफ an²। अच्छा एक काम करते हैं, un वाले टर्म को एक तरफ रखते हैं और हाफ a वाले टर्म को एक तरफ कर देते हैं। क्यों, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी उससे हमारी। देखना कैसे, तो हमने क्या किया, ये हो गया un माइनस un-1, ठीक है, इसको लिख दिया हमने एक तरफ और उसको लिख दिया हमने हाफ an² माइनस हाफ an-1²। कैलकुलेशन इजी करने के लिए जो लोग फास्ट कर पा रहे हैं वो करना स्टार्ट, ठीक है। मैं अब इसको हटा देता हूँ क्योंकि हमें तो बस फॉर्मूला देखना है, लिस्ट तैयार कर लेंगे क्या क्या हमको याद रखना है, उसको हम याद करेंगे और फिर सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए मैं इसमें से अगर u कॉमन ले लूँ, फर्स्ट वाले में से अगर मैं u कॉमन ले लूँ तो मेरे पास में क्या बचेगा, n माइनस ये माइनस अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा, u कॉमन ले लिया, ये माइनस अंदर चला गया तो n हो गया माइनस का, -1 हो गया प्लस का, ठीक। ऐसे ही हाफ a कॉमन निकाल लिया, हाफ a कॉमन निकाल लिया और अब क्या बच गया, यहाँ से बच गया n² माइनस n-1 का होल स्क्वायर। तो n से n कैंसिल हो गया, ये हो गया u और ये हो गया a/2। इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा सा, n² माइनस a² प्लस b² माइनस का 2ab, तो जो प्लस का b² है, प्लस का b² है, ये साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर है, माइनस जाएगा, फिर 2ab तो माइनस का 2ab इधर जाकर के साइन चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 2ab। इतनी बात क्लियर है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, n² से n² कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा हमारे पास में Snth, कितना आ गया u प्लस a/2, यहाँ से बच गया क्या 2n माइनस का 1,
ये फॉर्मूला हमको याद रखना है nth सेकंड के लिए। तो क्या सीखे हम कि nth सेकंड के लिए अगर कोई इसमें से डिस्प्लेसमेंट पूछे तो कुछ नहीं करना है, u प्लस a बाई टू n माइनस वन। n क्या है? n मेरे पास में वो सेकंड है जिसकी बात हो रही है। ये हमारे पास में 7th इक्वेशन आ गई है। तो ये सातों इक्वेशन हमको पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है ये। अगली क्लास में हम लोग इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे और मैंने आपको इसमें पूरा कोशिश किया कि a कांस्टेंट है तो हर बार इंटीग्रेशन से बाहर निकालना। u तो एक पॉइंट का वेलोसिटी होगा, जब वो शुरुआत हो रहा होगा तो कांस्टेंट ही होगा। हाँ, v चेंज हो रहा होगा। तो ये सातों इक्वेशन अच्छे से आप लोग ना याद कर लीजिएगा। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, डू हार्ड वर्क विथ हैप्पी माइंड एंड माय पेरेंट्स एंड कंट्री प्राउड ऑफ यू, लव यू ऑल।